नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आईएमए के विरोध प्रदर्शन की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कार्यकारिणी समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करने और डॉक्टरों की चिंता, नाराजगी एवं एकजुटता पारदर्शिता करने के उद्देश्य से शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें योद्धाओं की रक्षा करो नारे के साथ चिकित्सक पेशे से जुड़े डॉक्टर एवं कर्मियों पर हमले रोकने की मांग की गई। हॉस्पिटल की सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग रखी गई। डॉक्टरों और अस्पताल के खिलाफ तोड़फोड़ व हिंसा करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की भी मांग की गई। हिंसा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए डॉक्टर काला बिल्ला, काले झंडे, काले मास्क, काला रिबन, काली शर्ट पहनकर अपनी ओपीडी की मरीज की देखरेख कर रहे हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे एक बार फिर से बढ़ती महंगाई की। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल कीमत 28 से 30 पैसे तक बढ़ गई है और पेट्रोल की कीमत भी 26 से 27 पैसे बढ़ी है। 4 मई से अब तक पेट्रोल 6.57 रुपये और डीजल 6.96 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96.93 रुपये जबकि डीजल के दाम 87.69 रुपये प्रति लीटर हुए हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 8 पैसे हो गई है और डीजल की कीमत 95 पैसे 14 रुपये हो गई है। वाहन ईंधन कीमत के एक महीने में 27वीं बार बढ़ोतरी हुई है और देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। राजस्थान में डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए, जबकि पेट्रोल के दामों का शतक लगाने वाले राज्य में कर्नाटक भी शामिल हो गया है। कर्नाटक देश का ऐसा 7वां राज्य है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के करीब है। पिछले 27 दिनों में यानी कि 4 मई से अब तक पेट्रोल की कीमत 6.61 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं इस दौरान डीजल भी 6.91 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। खबरों में बात करेंगे अब राजनीति की और जानेंगे कि आखिर राजनीति में क्या कुछ हलचल चल रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। हाल ही में सीएम का पदभार संभालने के बाद स्टालिन की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ ये पहली मुलाकात है। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर यह मुलाकात हुई। इस मौके पर स्टालिन की पत्नी दुर्गावती स्टालिन भी मौजूद रही। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए डीएमके के साथ मिलकर काम करती रहेगी। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुझे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और दुर्गावती स्टालिन से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम मजबूत और समृद्ध तमिलनाडु के निर्माण के लिए डीएमके के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। और अप्रैल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रमुक कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के गठबंधन में शानदार जीत हासिल की है। स्टालिन ने पहली बार राज्य के सीएम का पदभार संभाला है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 30 मिनट तक इनकी बैठक चली थी और बैठक को संतोषजनक बताते हुए स्टालिन ने पत्रकारों से कहा, मैंने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को सौंपे ज्ञापन में तमिलनाडु के लिए बकाया राशि राज्य को जारी करने की मांग की गई है। खबरों में बात करेंगे बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से बीजेपी में लगातार घमासान जारी है। इस बीच बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि गुरुवार की रात को कोलकाता में बीजेपी पार्टी के मुख्यालय के सामने गो बैक टीएमसी साइटिंग मास्टर के पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि इन पोस्टरों को अब हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें कि गुरुवार को बीजेपी केंद्रीय नेता शिव प्रकाश की अध्यक्षता में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। हैरानी की बात यह है कि इस बैठक से कैलाश विजयवर्गीय नदारद रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल में बीजेपी पार्टी के अंदर कई लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस बैठक के बाद से ही कोलकाता की सड़कों पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इन सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय की ओर से बीजेपी की बैठक में शामिल न होना और कोलकाता की सड़कों पर गो बैक के पोस्टर कई संदेश दे रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही बीजेपी नेता तथागत रॉय ने ट्वीट कर कहा था कि एक निष्ठावान बीजेपी समर्थक के ट्वीट का एक अंग्रेजी अनुवाद, मैंने कुछ जोड़ा या घटाया नहीं है। रॉय ने ट्वीट किया कि आंटी
कृपया हमें भी तृणमूल में ले जाइए, हो सकता है उससे अपने दोस्त की याद आ रही है। दोनों पूरे दिन एक साथ रहते थे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। असम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुवाहाटी में DRDO के कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ असम के CM हिमंत बिस्वा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुवाहाटी में DRDO के कोविड सेंटर का दौरा किया और DRDO की तरफ से बनाए गए इस कोविड अस्पताल को स्टेडियम बनाया गया है। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,477 नए केस सामने आए हैं और 41 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 4,949 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 36,793 है। चलिए खबरों में बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद की। इमरजेंसी सेवा छोड़ सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के OPD पूरी तरह से ठप रखी गई है। कोरोना महामारी के दौरान भी जब डॉक्टरों के ऊपर हमले हुए तो उस समय केंद्र सरकार ने केवल कानून में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, जो सिर्फ महामारी के दौरान ही लागू रहेगा। इस हड़ताल के माध्यम से उन्होंने ये मांग की है कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें मरीजों के तीमारदारों द्वारा डॉक्टरों पर हमला किए जाने पर तुरंत केस दर्ज किया जाए। सभी डॉक्टरों के प्रतिष्ठानों को सुरक्षित स्थान घोषित किया जाना चाहिए। डॉक्टरों की सुरक्षा के मानक तय किए जाए। डॉक्टरों के ऊपर किए गए हमलों के केस की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा की जाए। तो देखिए, अब हम पिछले काफ़ी टाइम से इस तरह की मांग करते आ रहे हैं और ये जो तोड़फोड़ के और डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारी ये मांग के ऊपर सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। जो पीछे एपिडेमिक एक्ट के अंदर इन्होंने सरकार ने थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया था, लेकिन उस चेंज को वो सिर्फ एपिडेमिक के ही दौरान लागू करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इसमें परमानेंट चेंज हो और पार्लियामेंट में ये एक्ट पास होना चाहिए और पूरे भारत में लागू होना चाहिए। इसको CRPC में इंक्लूड करके सभी डॉक्टरों को सुरक्षा देनी चाहिए ताकि सभी डॉक्टर। देखो, हमारी मांग बहुत सालों से चल रही है कि हम चाहते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर जो है वो एक उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसके लिए एक सेंट्रल एक्ट लाना चाहिए। उसमें जो पूरी CRPF की धाराएं वगैरह सारी लगानी चाहिए, RPC वगैरह की सारी धाराएं लगानी चाहिए ताकि, क्योंकि पुलिस वाले भी सेंसिटिव नहीं हैं। अगर कोई वायलेंस होती है उनके पास हम जाते हैं तो हरियाणा मेडिकेल एक्ट जो बना है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही लचर है और उसमें पुलिस वालों को भी पता नहीं कि इसमें क्या करना होता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो एक प्रोटेक्टेड जोन की तरह ट्रीट हों और जो भी केसेस ऐसे मॉब वायलेंस के या सिंपल एक वायलेंस के होते हैं उनको जल्दी से जल्दी देखा जाए और उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई की जाए। तो इसके लिए आज हमने पूरे पैन इंडिया हमारी ये शटडाउन था OPD, ओनली OPD, वो भी नॉन एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज एंड जितनी भी हमारी इमरजेंसी सब चल रही हैं। तो हमने टीम बनाई थी अलग अलग जगह पे ताकि हम सारे हॉस्पिटल्स कवर कर सकें। तो हमने सारे हॉस्पिटल्स कवर किए हैं और हर हॉस्पिटल में हमने जाके लोगों को भी सेंसिटिव करा है कि जैसे अगर हम स्कूल में बच्चे को मारना अलाउड नहीं है तो पब्लिक में डॉक्टर को मारना किस लिए अलाउड है। अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल से चलिए और किसी भी, जैसे आपके प्रोफेशन में भी देखें, पत्रकारों को भी पिटाई हो जाती है, पुलिस वालों की भी पिटाई हो जाती है, तो किसी भी मतलब वायलेंस किसी भी हाथ उठाना किसी भी लेवल पे जस्टिफाइड नहीं है। खबरों में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसमें बहुत से लोग बेघर हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में लोगों ने 20 साल से जहां अपने रहने का ठिकाना बनाया हुआ था अब वो टूटने की कगार पर है। ऐसे में खोरी वासियों को अपने आशियाने टूटने का सदमा और दूसरी ओर एक नई छत की तलाश है। कंगाली में आटा गीला, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही नज़ारा अब खोरी वासियों को देखने को मिल रहा है। खोरी वासियों के माथे पर चिंता की वो लकीरें साफ नजर आ रही हैं। जहां उन्होंने सरकार का आदेश मानते हुए अपने घर तो खाली कर दिए हैं मगर अब एक आशियाने की तलाश में हैं। ऐसे में खोरी वासियों ने बताया है कि गरीब लोग हैं, कोरोना में कोई अपना घर किराए पर नहीं दे रहा है तो कोई हाई फाई रेट मांग रहे हैं। ऐसे में हम लोग जाए तो जाए कहाँ, आखिरकार हम कहाँ जाकर अपना गुजारा बसर करें। कई परिवार ऐसे हैं जहां पुरुष ही नहीं है, ऐसे में बेचारी लाचार महिला कहां जाएंगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब सरकार के पास भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि खोरीवासियों को कहीं सिर ढकने की जगह मिलेगी या फिर इनके मकान टूटने के बाद ये सभी यहीं झुग्गी बनाकर रहने को मजबूर होंगे। अब का हम खाएंगे? बच्चों मेरे छोटे छोटे हैं, मेरा पति कमाने वाला था, मेरा पति है नहीं, बच्चे हमारे पास छोटे छोटे हैं, कोई करने वाला है नहीं। अब 4-5 बच्चे हैं, हम उन्हें कहाँ लेके जाएं बताओ आप लोग। हम जहाँ जाएं मुझे बताओ, जहर खाएं ही बच्चों को लेकर यहाँ क्या करूँ बताओ। आप लोग सरकार हो, तुमने 20 साल तक यहाँ रह रहे हैं, आप लोगों ने मुझे तब क्यों नहीं सोचा, यहाँ क्यों रहने दिया था 20 साल तक। अब तुम सोच रहे हो अब मेरे बच्चों को लेकर हम कहाँ पर जाएँ।
आप बताइए मुझे, तो बताओ मुझे जहर लाग दे दो मेरे बच्चों को, आप सरकार मेरी जगह ले ले, खूब आराम से सोवे। अब मैं कहाँ जाए? 20 साल तो रह रहे, तब तुम लोग कहाँ नीचे थे, क्या सो रहे थे? हम इतना पैसा लगा हुआ तुम पर, अपने मेहनत मजदूरी बेलदारी कर कर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। जब तक तुम कहाँ सरकार सो रही थी, आज सरकार जागी है। कब क्यों जागी नहीं? 20 साल तक क्या कर रही सरकार? अब क्यों जागी सरकार? मुझे फांसी लगा दो सरकार, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए बताओ मुझे, तुम ही लोग बताओ, तहीं हम करें अपने बच्चों को लेकर कहाँ पे जाएं? मेरे रचना कहीं भी ढूंढ रहे हैं दीदी, पहले तो सवाल है, कहीं भी ढूंढ रहे हैं पहले तो ये सवाल है कि कितने परिवार हो। अब हमारा परिवार बड़ा है तो बड़े परिवार को हम आधे परिवार को कहाँ मार के जाएंगे, अपने परिवार को साथ ही रखेंगे ना। तो बड़े परिवार की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा और कोरोना की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। तो हम यहीं पड़े हैं, अपने खाली करके यहीं पे सामान अपने बाहर रख लेंगे, तोड़ जाएंगे तो फिर झुग्गी डाल के रहेंगे, क्या करेंगे फिर? मकान मालिक के बस ये पूछेंगे, कहेंगे कितने मेंबर हो तो बता देंगे, हम तो रेंट हाई फाई बता देते हैं। और क्या कहते हैं, पूछेंगे कितने लोग हो तो मेरी नंद है 3 और देवर हैं 2, मैं हूँ, मेरे ससुर सास, मेरे 2 बच्चे, इसीलिए मना कर देते हैं कमरा देने से। पूरा कहते हैं नहीं है कमरा, और फिर इतना महंगा बताते हैं कि हम ले ही नहीं। जरूर करता है खबर की और हनी ट्रैप के मामले में फंसे व्यापारियों द्वारा आत्महत्या करने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे यह 3-4 महिला और एक युवक पर आरोप है कि उन्होंने फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यापारी शंकर नरूला से पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर उनसे आर्थिक तंगी का हवाला देकर मदद मांगी। आरोप है कि फिर उसने उसे अपने जाल में फंसाकर उनका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद इन लोगों ने शंकर नरूला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे लगातार पैसे लेने लगे। व्यापारी जब इन लोगों से पैसे देने में आनाकानी करने लगा तो आरोपियों ने व्यापारी को बुरी तरह से धमकाया, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में ढील बरती, जिसके चलते व्यापारी ने सेक्टर 17 CIA दफ्तर के पास आत्महत्या कर ली। व्यापारी की आत्महत्या करते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए दिल्ली से 4 महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये सभी मिलकर व्यापारी को ब्लैकमेल कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। कल सेक्टर 17 थाने के पास एक व्यापारी ने आत्महत्या की, क्या है पूरा मामला? जी, ये कंप्लेंट जो है DCP क्राइम साहब को शंकर नरूला ने दी थी। उसने आरोप लगाए थे कि कोई लेडीज़ है जो उससे वीडियो बना ली उसकी और उसके तहत उसको ब्लैकमेलिंग करके पैसे हट रहे हैं और बार बार धमकी भरे कॉल उसके आ रहे हैं पैसे के मामले में, जिसके चलते DCP क्राइम साहब ने शिकायत को क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 को दिया था, जिन्होंने इस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेकर उनसे इस वारदात के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाएगी। सर, ये किस तरह के आरोपी हैं और उनका संपर्क व्यापारी से पहले कैसे हुआ? व्यापारी का संपर्क इनका इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ है। इंस्टाग्राम पे उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और उसके बाद उनसे कॉल करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने उनसे अपने आप को ये बताया कि भाई हम बिल्कुल गरीब हैं, कोई काम नहीं है, लॉकडाउन में हमारा काम हमारे पास नहीं रहा और हमारे को कुछ काम दे दो, क्योंकि इनकी फैक्ट्री है। और उसके बाद इनका आपस में संपर्क हो गया और एक अश्लील वीडियो तैयार करके उसको लेकर ये इनको ब्लैकमेल करते थे। इन लोगों ने पहले भी ऐसे कोई काम किया है? अभी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, आरोपियों का रिमांड लिया जाएगा और इसके बारे में जो भी जानकारी होगी आपसे शेयर की जाएगी। मेरी लोगों से आपके माध्यम से अपील है कि लोग जो है जिसको जानते नहीं है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इस तरह लोगों से संपर्क ना बनाएं और अपने आप। चलिए खबरों में एक बार फिर से बात करेंगे खोरीगांव की। सुप्रीम कोर्ट के फरीदाबाद जिले के खोरीगांव में वन भूमि पर अतिक्रमण के तहत बनाए गए 10,000 से अधिक
आवासीय घरों को गिराए जाने के आदेश के बाद खोरी गांव वासी सदमे में है। ऐसे में एक महिला ने खोरी गांव में अपने ऊपर अपनी छत पर तेल छिड़क कर आत्महत्या करने की कोशिश की और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस मकान की दुर्दशा, जहां आज एक महिला ने घर टूट जाने की दहशत में अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। अपने मकान में मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्महत्या की कोशिश की है। गनीमत ये रही कि एन वक्त पर पड़ोसी महिला को तेल की बदबू आई और जब उसने जाकर देखा तो महिला तब अपने ऊपर तेल छिड़क चुकी थी और आग लगाने की तैयारी में थी। इतने में ही पड़ोसी महिला ने उसे रोक लिया और ये कांड होने से बच गया। बता दें कि आत्महत्या करने वाली इस महिला का बेटा भी उस वक्त सहम गया, जैसे तैसे उसे ये करने से रोका गया। मुझे की बात है मैम, मैं घर में काम कर रही थी अपने घर में और काम कर रही थी, उसी बीच में इसने माचिस मांगने लगी तो मेरे को नहीं पता था। बच्चे बोले कि मम्मी आंटी माचिस मांग रही है, तो मैंने कहा देखूं मैं क्या है, तो एकदम से ये दौड़ पड़ी तो मुझे बदबू सी लगी कि मिट्टी तेल का बदबू। तो मैं बोली कि ये तो ज़रूर मिट्टी तेल डाली होगी। देखी तो पूरे कपड़े उसके गीले पड़े थे और मिट्टी तेल पूरा डाला हुआ था। फिर मैं ये दुकान की तरफ भागी तो मैं भागी इसके पीछे और इसका आंचल पकड़ के मैं उसको लौटा के ले आई ज़बरदस्ती। फिर 2-3 लेडीज ने मिल के उसको नहलाए और धुलाए और समझा बुझा के इसको बैठाए। तो इस तरह के लगातार खबरें सुनने को मिल रही हैं, क्यों ऐसा लोग अपना जीवन खत्म करने पर तुले हुए हैं? इसलिए कि मैम यहाँ पे हमारे लिए तो बच्चों का नहीं सोचा? और बच्चे को हम नहीं जानते, ना पब्लिक को हम जानते हैं। जमीनें सिर्फ लेने को हम जानते हैं, तो बताइए हम जमीनें लेंगे तो पब्लिक को वही न उठाएंगे कि तो मुर्दे में उठाए, नहीं तो जिंदे में उठाए। जब जमीन उनको चाहिए तो मुर्दा ही उठा ले। जिंदा में वो डंडे डंडे पीट रहे हैं, बोल रहे हैं कि डंडा से मारूंगा, ये राइफल से चलाऊंगा तो पब्लिक मर जाएगा, ये हो जाएगा। तो उठा कर ले अपना जिम्मेवारी पूरा। किस चीज से आग लगा रहे थे? तो आपका मायका ससुराल ठिकाना है, ससुर बुढ़े हो गए, सास मरी गई, तो बताइए और कौन सहारा? बाप मतारी बुढ़े ही हो गए, तो वो हमें अब कहाँ से संभालेंगे? हम कहाँ जाएंगे उनके? क्या अपील? यही अपील करना चाहते हैं कि हमें इस कॉलोनी को बसाया जाए, कि हम भी सरकार को जाने कि हाँ सरकार पब्लिक के लिए बनी है, पब्लिक सरकार के लिए बनी है। जितना भी होगा, जो किराया बिजली हम देते हैं 13 रुपये मिनट, तो हम सरकार को 8 रुपये क्या 10 रुपये। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।